लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मैंने आप लोगों को बेसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया था, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। पहली बात बताया था 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप बहुत कम होता है, इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में चूंकि सेमीकंडक्टर लाया करते हैं तो गैप भी उनके बीच में ही होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता है, ठीक है ना। ओके जी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने आप में प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, जिनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। समझ मेरी बात ना। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। डोपिंग करना मतलब इम्प्यूरिटीज ऐड कर देना। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्यूरिटी मिला देने पर उसकी कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट ले आने के प्रोसेस को ही हम लोग डोपिंग कहते हैं। डोपिंग 2 तरीके की होती है। हम किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को इम्प्योर करने के लिए 2 टाइप की इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, एक पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी और एक ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। वो आयंस या वो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी कहलाती हैं। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी। और वो एलिमेंट या वो एटम्स जिनमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी कहलाती हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी जैसे इंडियम और गैलियम। समझ में आ रही बात ना। तो ये मिला देंगे, यानी इंडियम या गैलियम मिला देंगे तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी कहलाएगी, और अगर आर्सेनिक मिलाएंगे तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी कहलाएगी। होता क्या है ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला देने से, ठीक है। तो जब मैं एक पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला देता हूं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात ना। जनरली इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और होल्स की संख्या, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन्स में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, मेजॉरिटी में हो जाते हैं। कारण क्योंकि सर हर एक एटम के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलने लगता है, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कहा यहाँ सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर यहाँ पर ये सिलिकॉन, ठीक है ना। ऐसे ये सिलिकॉन के एटम्स हैं, सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ठीक है ना। यहाँ पर ये सिलिकॉन, यहाँ से मैंने एक सिलिकॉन हटाया, उसकी जगह एक आर्सेनिक डाल दिया। यहाँ पर ये सिलिकॉन जो है आपका एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये सिलिकॉन भी एक इसके साथ बनाएगा, ऐसे करके ये 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब मैंने सिंपल बना दिया, कल मैंने थोड़ा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया था, ठीक है ना। इनके बीच में क्या बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। वो जो 4 बॉन्ड इनके बीच में बनेंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो आर्सेनिक है ना, इस आर्सेनिक के पास भी आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड हो जाएंगे किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड होंगे सिलिकॉन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा रहेगा, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा रहेगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी के मूवमेंट की वजह से हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। मतलब एक तरीके से ये कौन सी डोपिंग है? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर दी हमने, ठीक है ना, पेंटावैलेंट। और जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें मेजॉरिटी में हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं तो इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक है ना। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी होगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। इस सेमीकंडक्टर का नाम क्या लिखेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर लिख लीजिए, ठीक है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहले साथ हेडिंग भी लिखेंगे, ठीक है ना। हेडिंग डालिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। क्लियर? डायग्राम बना जल्दी से, और उसके साथ फिर हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। हेडिंग डालिए एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्पेलिंग होती है EXTRINSIC, EXTRINSIC, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो when an arsenic impurity, इसमें लिखें when an arsenic impurity
is added to silicon crystal, when an arsenic impurity is added to, when an arsenic impurity is added to silicon crystal in a small ratio, when an arsenic impurity is added to silicon crystal in a small ratio, then the atom of arsenic replace the silicon atom, then the atom of arsenic replace the silicon atom, then the atom of arsenic replace the silicon atoms, and the 4 electrons of arsenic are bonded to 4 silicon atom. 4 electrons of arsenic. अब ये बात आपको मैं समझा दिया वैसे, और आपको आ भी गई समझ में, लेकिन लिखवानी पड़ रही है क्योंकि इसमें है ही नहीं ज़्यादा कुछ बताने के लिए, क्या लिखवाऊँ और, है ना. 4 electrons of arsenic are bonded to 4 atoms of silicon, and 1 electron per atom of arsenic, है ना. 1 electron of arsenic, 1 electron per atom of arsenic, ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं. 1 electron of arsenic per atom, देखो दिखवा रहा हूँ, and 1 electron of arsenic per atom, 1 electron of arsenic per atom becomes free. As a result, the number of electrons in the semiconductor increases. As a result, the number of electrons in the semiconductor increases. ठीक है ना. That's why negative charge increases. That's why negative charge increases. That's why negative charge increases, and this semiconductor is called n-type extrinsic semiconductor. This semiconductor is called n-type extrinsic semiconductor. मतलब कुल मिला जुलाकर जिस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाए, है ना भाई, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए और होल कम रह जाए, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, नेगेटिव टाइप या एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रेंसिक मतलब इम्प्योर और इंट्रेंसिक मतलब प्योर. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर, उसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई होगी. लेकिन अगर किसी भी सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए तो उसकी इम्प्योरिटी के ऐड कर देने से, उसकी डोपिंग कर देने से उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है. कौन सी एबिलिटी, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सर. और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ जाने से कन्वेंशनल करंट की मात्रा बढ़ जाती है. कन्वेंशनल करंट और नॉन कन्वेंशनल करंट, दो टाइप की करंट होती है. कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बनती है उसको कन्वेंशनल करंट. वैसे हमने पढ़ा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, समझिए ना, दोनों से करंट जनरेट की जा सकती है. दोनों से करंट, दोनों के फ्लो करने से चार्ज, दोनों चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने से भी करंट फ्लो करती है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने से भी करंट फ्लो करती है. लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रही है, और अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि वो इतना कन्वेंशनल नहीं है. कन्वेंशनल मतलब जो कि करंट को लेने का एक परंपरागत तरीका है, पुराना तरीका है. करंट को लेने का पुराना तरीका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही है, ठीक है ना. समझ में आ रही बात, कोई डाउट इसमें नहीं, बहुत अच्छे. तो ये सेमीकंडक्टर क्या कहलाएगा, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. लिखिए इन एन टाइप, लिखिए अगली लाइन में लिखिएगा, इन एन टाइप
सिलिकॉन क्रिस्टल in n type semiconductor, the electrons are majority charge carriers. क्या लिखा है? इन एन टाइप क्रिस्टल लिख लो, सिलिकॉन क्रिस्टल बातें की है। सिलिकॉन का क्रिस्टल मतलब सिलिकॉन का क्रिस्टल ही सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन का क्रिस्टल मतलब सेमीकंडक्टर, उसमें डोपिंग मिला दी तो एन टाइप बन गया वो, बस ठीक है ना, समझ मेरी बात ना, बहुत डोपिंग कर देने से। तो क्या कहला, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन क्रिस्टल the electrons are majority charge carriers, the electrons are majority charge carriers and the holes are minority charge carriers, and the holes are minority charge carriers. ओके, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स जो है वो माइनॉरिटी में होते हैं। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट डालिए, है ना, नेक्स्ट डालिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप हो गया तो एक्सट्रिंसिक ही होगा। एन टाइप हो या पी टाइप, दोनों ही एक्सट्रिंसिक हैं, कारण वो एन टाइप बना ही इसीलिए है। कोई भी सेमीकंडक्टर केवल सेमीकंडक्टर है तो प्योर है, तब इंट्रिंसिक है। वैसे मैंने कहते सिलिकॉन का क्रिस्टल, पूरा का पूरा सिलिकॉन का बना हुआ क्रिस्टल पूरा सिलिकॉन का होगा तो कहलाएगा सर इंट्रिंसिक, प्योर। लेकिन अगर वो एन टाइप या पी टाइप है, इसका मतलब है कि उसमें इंप्योरिटी मिलाई गई है, तभी वो एन टाइप या पी टाइप बना है। समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो लिखिए पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें लिखो। लिखिए when an atoms like इंडियम और गैलियम, ब्रैकेट में लिखेगा ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, when an atom like इंडियम और गैलियम, इंडियम बच्चों जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन वो ट्राईवैलेंट, जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन वो पेंटावैलेंट। तो नाइट्रोजन की फैमिली वाले पेंटावैलेंट होते हैं और बोरोन की फैमिली वाले ट्राईवैलेंट होते हैं। तो बोरोन की फैमिली में इंडियम और गैलियम आते हैं। उसमें मैंने बताया था अगर आपने आर्सेनिक या एंटीमनी की डोपिंग की है तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहलाएगी, यानी डोनर इंप्योरिटी कहलाएगी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज द डोनर इंप्योरिटी और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी इज द एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी इज द एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ठीक है ना, एक्सेप्टर। समझ मेरी बात? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, व्हेन एन एटम लाइक इंडियम और गैलियम, ब्रैकेट में क्या लिखा, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू ए सिलिकॉन क्रिस्टल, इज एडेड टू ए सिलिकॉन क्रिस्टल, is added to a silicon crystal, then the atoms of trivalent impurity, then the atoms of trivalent impurity, then the atoms of trivalent impurity replace, then the atoms of trivalent impurity replace the silicon atom, replace the silicon atom। अब मान लीजिए कि ये इंडियम के बजाय, यहाँ आर्सेनिक के बजाय यहाँ मैंने क्या डाल दिया, इंडियम, तो वो जो इंडियम एटम है वो किसी ना किसी सिलिकॉन की जगह लेगा भाई। जब आप उसमें डोपिंग करोगे तो कहेगा भैया तुम थोड़ा खिसको, मुझे बैठाओ यहाँ, तो इसको बैठाने के लिए यहाँ पर मान लीजिए इंडियम आ गया। ये मैं केवल एक एटम की बात कर रहा हूँ, केवल अगर एक एटम आएगा तो क्या होगा, अगर बहुत सारे आ जाएंगे तो क्या होगा, आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए कि इंडियम का एटम आ गया यहाँ। अब इंडियम के एटम की एक खासियत क्या है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो भैया ये 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड बना लेंगे, इस इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन अब मसला ये क्या खड़ा हो जाएगा इसके सामने कि भाई मुझे सिलिकॉन के अगल बगल वाले किसी एटम से क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। कहां से एक्सेप्ट करेगा, पुराने किसी बॉन्ड को तोड़ेगा, बेचैनी मचा देगा इसमें, ठीक है ना। बेचैनी किस तरह की मचा देगा, कोई पुराना बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां सुनिएगा, मैंने कल बताया था ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैंने कल ऐसे दिखाए थे आपको। तो पता लगा इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया, इंडियम ने,
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, कहा भाई मैं आया हूँ, मेरा थोड़ा यार कुछ ख्याल करो, तो मैं आया हूँ तो तुम एक काम करो, ये बॉन्ड मुझे दे दो, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ करके मुझे दो, अपना बॉन्ड तोड़ दो और ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इनके बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग, सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से मूव कर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जाएगा अपने पीछे होल क्रिएट कर जाएगा। समझ में आ रही बात ना? इस इलेक्ट्रॉन के यहां से मूव कर जाने के कारण यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। अब सर एक इंडियम एटम के मिला देने से एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो उसकी जगह एक होल ले रहा है। इसका मतलब अगर मैंने 100 इंडियम एटम मिलाए तो 100 होल क्रिएट हो जाएंगे एक्स्ट्रा। अगर मैंने 1000 इलेक्ट्रॉन 1000 इंडियम एटम मिलाए तो 1000 होल क्रिएट हो जाएंगे एक्स्ट्रा। समझ में आ रही बात ना? तो इसका मतलब जैसे जैसे हम इंडियम की डोपिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सर नेगेटिव चार्ज तो बॉन्ड में जाने लगेगा और होल अपने पीछे छोड़ जाएगा। मींस होल मेजॉरिटी में होने लगेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो माइनॉरिटी में रह जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो ऐसा करने से मेजॉरिटी में आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसलिए इस सेमीकंडक्टर को पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। तो जिस सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं, वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जिस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, होल माइनॉरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में होते हैं, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? बहुत अच्छी। तो जल्दी से इसको पूरा कर लो। क्या लिखा? व्हेन एन एटम लाइक इंडियम और गैलियम एड टू ए सिलिकॉन क्रिस्टल देन क्या लिखा? देन okay, then the atoms of trivalent impurity accept the replace the silicon atom and replace the silicon atom and accept one electron from the silicon crystal therefore it is called acceptor impurity and accept one electron from the silicon crystal, therefore it is known as, it is called acceptor impurity, therefore it is called acceptor impurity. Okay, acceptor impurity. देखो the indium atom replace the silicon atom then, है ना, ऐसे लिखो, and accept one electron from the silicon crystal, therefore it is called acceptor impurity, हो गया यहाँ तक? ओके, लिखिए the electron accepted by the trivalent impurity, the electron accepted by the trivalent impurity, the electrons accepted by the trivalent impurity left behind a hole, है ना, left behind a hole, clear? अपने पीछे एक होल छोड़ जाएगा। ओके, left behind a hole, therefore by adding a trivalent impurity, the holes becomes majority charge carriers, and electrons minority charge carriers, and the semiconductor so formed is called p-type extrinsic semiconductor, and the semiconductor so formed is called p-type extrinsic semiconductor। और ये डायग्राम बना लीजिएगा भाई, ठीक है ना? is called p-type semiconductor। इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से चले जाने से यहाँ पर क्या रह जाता है? होल रह जाता है। बार बार कह रहा हूँ, यहाँ होल रह जाएगा, ठीक है ना? is called p-type extrinsic semiconductor। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं है इसमें, है ना, हमारे सिलेबस में, इन्हीं की सेमीकंडक्टर की का मतलब फॉर्मूला जो एक पहले ड्राइव किया करते थे ना हम लोग। हाँ,
नहीं म्यू ई एच ई करके मोबिलिटी भी होती है उसमें सब। चलो देखेंगे आगे, जरूरत पड़ी तो बाद में करवा देंगे, वैसे है नहीं है, ठीक है ना। चलिए हो गया भाई बच्चों, यहाँ तक हो गया। जल्दी कर लो मेरे प्यारो जल्दी, क्योंकि इतना टाइम ना लगा उसमें, जब है ही नहीं कुछ इसमें करने के लायक तो फिर तेजी से काम करो। चलिए नेक्स्ट डालिए, पी एन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट लिखे पी एन जंक्शन डायोड। हाँ डायोड, पी एन जंक्शन, अभी बताता हूँ पहले लिखो पी एन जंक्शन। जल्दी, अच्छा ठीक है जल्दी कर लो बच्चों। हो गया, मिटा दो इसको, बहुत अच्छे। नेक्स्ट डालिए, पी एन जंक्शन डायोड। प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। भाई मेरे प्यारो, हम जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देखते हैं ना, उन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अक्सर डायोड और ट्रायोड ही यूज किए जाते हैं। डायोड और ट्रायोड का मतलब क्या होता है ना। रुको 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 रुको, बैग दो बैग दो। ठीक है, आगे सुनो। तो क्या बताया, पी एन, प्लीज लिखे लेते, पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड लिखो। ए पी एन जंक्शन डायोड इज ए बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यही होती हैं। मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो। आपकी, हाँ ठीक, पी एन जंक्शन डायोड मतलब आपने मदरबोर्ड वगैरह अगर कंप्यूटर का देखा हो तो उस मदरबोर्ड में अक्सर छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे कलरफुल सी लगी रहती हैं, ठीक है ना, कलरफुल सिलेंडर जैसे लगे रहते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को डायोड और ट्रायोड कहते हैं। समझ गए ना। ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से हट गया, अदरवाइज पहले ट्रांजिस्टर भी हुआ करता था। दो सिलिकॉन क्रिस्टल को मिलाकर, दो सिलिकॉन, वो भी कैसे, जब इम्प्योर हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के दो क्रिस्टल मिलाकर आपस में जब हम क्रिस्टल मिला देते हैं तो उनसे एक डायोड तैयार होता है। दो डायोड, दो मिलकर एक डायोड का फॉर्मेशन करते हैं, और तीन मिल जाएं तो ट्रायोड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। सर ये जो दो डायोड मिलाते हैं हम, जब दो पी एन जंक्शन, पी और एन को मिलाते हैं तो उससे पी एन जंक्शन डायोड बनता है। जंक्शन मतलब इनके बीच में जंक्शन हो जाता है। पहली बात तो पी एन जंक्शन डायोड में पी और एन को अलग अलग लाकर ऐसे नहीं मिलाया जाता, बस क्या कर दिया जाता है, कोई एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया जाता है और एक तरफ ट्राइवेलेंट, मतलब मैंने ये पूरा एक सिलिकॉन की छड़ बना ली, सिलिकॉन का क्रिस्टल पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल की एक छड़ है प्योर, तो वो हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक साइड मैंने क्या किया, एक किनारे मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करना स्टार्ट कर दी और एक किनारे मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करना स्टार्ट कर दी। तो इसका आधा हिस्सा ट्राइवेलेंट और आधा हिस्सा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के कारण ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से कैसा बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से कैसा बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये मिलकर पूरा एक डायोड बन जाएगा जिसको कहा जाएगा पी एन जंक्शन डायोड। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि अगर दो अलग अलग डायोड को मिला करके, दो अलग अलग क्रिस्टल बनाकर उनको आपस में ऐसे मिलाना चाहेंगे तो उनके बीच में एयर आ सकती है। अगर दोनों के बीच में एयर आ गई तो एक बार एयर आने का मतलब एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इंसुलेटर होती है। तो इसका मतलब पहले ये तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती, उसके बीच में हम एयर को भी ट्रैप कर लेंगे तो इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। समझ गए ना। इसलिए बहुत बेहतर तरीका ये होता है कि एक सिलिकॉन क्रिस्टल बना करके उसके दोनों एंड को अलग अलग डोपिंग कर दीजिए आप, उससे बन जाता है पी एन जंक्शन डायोड। देख सुनने में ऐसा लग रहा है, बार बार कह रहा हूं, यहाँ अलग कहानी होती है, यहाँ अलग कहानी होती है, और जो प्रैक्टिकल होता है वहाँ अलग कहानी होती है। बात समझिएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ये रजिस्टर होता है, हमने बोला ये क्या है, रजिस्टर, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, मतलब कुछ मिला कर ऐसा होता ना, ऐसे क्या करके, ये क्या है, रजिस्टर। ऐसा एक भी रजिस्टर नहीं होता, ये सिर्फ एक सिंबल है, मतलब एक तरीका है समझाने का कि भाई रजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन रजिस्टर ऐसा शेप में ऐसा थोड़ी ना होता है, क्लियर है। हमने कहा ये कैपेसिटर होते हैं, तो भाई कैपेसिटर ऐसे थोड़ी ना होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। तो इसी तरह से मेरे प्यारो जो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा वो वैसा भी नहीं होगा जैसा होता है, लेकिन बस आपको वर्किंग समझनी है मेन, ठीक है। तो पी एन जंक्शन डायोड की वर्किंग समझते हैं। क्या करता है पी एन जंक्शन डायोड। ये रहा मेरे पास एक पी टाइप का सेमी कंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर।
इस पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में कौन होंगे बोलो मेजॉरिटी में? होल्स मेजॉरिटी में होंगे। होल्स को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब इस वाले सेक्शन में मेरे प्यारो पॉजिटिव किस में होंगे? मेजॉरिटी में होंगे। पॉजिटिव मेजॉरिटी में। होल्स को दिखाने के लिए यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पॉजिटिव चार्ज ये होल्स को बता रहा है। और सर इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे? माइनॉरिटी में होंगे। भाई ध्यान दे लो ना, ध्यान दे लो। मतलब कुछ नेगेटिव भी मैंने इसमें दिखाए हैं, ठीक है ना? आपको दिख रहे होंगे कहीं कहीं बीच बीच में नेगेटिव भी दिख रहा होगा, है ना? लेकिन मोस्टली कैसे हैं? पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव, ठीक है? तो कहीं कहीं बीच बीच में क्या भी लग रहा है? नेगेटिव भी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है और होल्स मेजॉरिटी में है। ये हुआ एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्लियर? फिर मैंने यहां पर इसके साथ लगा दिया क्या? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? ये यहाँ इसके साथ इधर साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों को मिलाकर बन जाता है सर एक पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना? एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा क्या इसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। तो इधर साइड हमने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया मेजॉरिटी में, ऐसे यहाँ पर पूरे में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और बीच बीच में कहीं कहीं मैं बनाऊंगा अभी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ पॉजिटिव दिखा दिया, कोई एक पॉजिटिव, ऐसे करके हमने पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे कर दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इस तरफ सर बार बार कह रहा हूँ, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, इस तरफ होल मेजॉरिटी में, नहीं सॉरी, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, इस तरफ होल मेजॉरिटी में। हो गया। अब होता क्या है जब हम इन पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए इन दो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को करीब लाते हैं, तो ऐसा करने पर सर इधर चूंकि पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में है और उधर नेगेटिव चार्ज मेजॉरिटी में है, और सर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब इधर की मेजॉरिटी के लोग चाहते हैं कि उधर वाले इधर आ जाए और उधर की मेजॉरिटी वाले चाहते हैं कि इधर वाले उधर चले जाए। बात समझ में आ रही ना? अट्रैक्शन होने लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। उस पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण इधर से होल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे इधर की ओर और इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे इधर की ओर। जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो अपने पीछे एक होल क्रिएट करके जाता है। इसका मतलब सर अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल डिफ्यूज हो जाए तो न्यूट्रलिज्म आ जाती है। बस समझ वाली बात ना? वहां पर वो न्यूट्रल हो जाता है। डिफ्यूज होना मतलब एक दूसरे से मिल गए, तो मिलकर के वो उसने कहा यार जो कमी हमारी तुम्हारे जाने से ही तो मैं होल बना था, अब तुम आ गए हो तो मामला से खत्म हो गया, ठीक है ना? समझ वाली बात ना? तो इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर और इधर से कुछ सॉरी इधर से कुछ होल इधर, उधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे। अब यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ऐसा करने पर क्या होने लगेगा? कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिलकर डिफ्यूज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होने पर जब कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इधर आ जाएंगे, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएंगे, तो ये जो सबसे आखिरी में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये भी चाहेगा कि मैं इससे जाके मिल लूं। मेरी बात को समझ में आ रही है? लेकिन पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन इधर से खिसक के इधर आ चुके हैं, वो पहले जो आ गए, जिनको पहले मिल गया, यही होता है हर जगह। समझ में आ रही बात ना? जो लोग पहले से कुछ पा लेते हैं वो बाकी वो को क्या करने लगते हैं? अब रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं। अगर आप, यही तो होता है हमेशा। अभी अगर 10, 15, 20 ऐसी ही मतलब ई-मार्ट कंपनी ऐसी खुल जाए और, ठीक है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे तरीके से और भी कंपनियां खुलने लगे हैं, तो अमेजॉन और इस सबको बेचैनी मचने लगती है। समझ में आ रही बात ना? वो बहुत कोशिश करते हैं कि कोई और ना पनपने पाए, उसके चक्कर में बहुत सी चीजें अप्लाई करते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहले से यहां बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, वो अब और अनदर इलेक्ट्रॉन्स को ये मौका नहीं देगा कि आओ तुम भी आओ, मजा तुम भी चखो जो मजा हमने चख लिया है। समझ में आ रही बात ना? तो इसका मतलब ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने लगेंगे? रिपेल, मतलब ये रुक जाएगा, इनका मूवमेंट रुकने लगेगा, सीज होने लगेगा। इधर से जो होल पहले आके यहां मिल लिए होंगे किसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उनके मिलाप से यहां पर जो होल पहले से बैठ जाएंगे आकर के, वो क्या कहेंगे कि तुम अब और मत आओ, रोक देंगे एक दूसरे को। एक लिमिट के बाद इनके डिफ्यूजन से डिफ्यूज होते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि अब उधर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और इधर से होल का मूवमेंट रुक जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब सर इसके कुछ होल इधर भाग के आ चुके होंगे और इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज उधर जा चुके होंगे। मतलब ये यहां पर इधर साइड, ध्यान दीजिएगा, इधर साइड एक इधर वाले पॉजिटिव जो जाने थे मैक्सिमम वो जाके यहां रुक जाएंगे, और इधर वाले नेगेटिव जो उधर से नेगेटिव आए हैं वो यहां आकर के रुक जाएंगे इस नेगेटिव पर, ठीक है ना? और ऐसा करने पर सर यहां एक
ये देखो ये वाली प्लेट एक नेगेटिव, पहली बात तो जो डिफ्यूज हुए, उन डिफ्यूज के होने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल के आपस में डिफ्यूज होने के कारण यहां एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। इस बीच वाली लेयर को क्या कहा जाता है? डिप्लीशन लेयर। मतलब यहां पर क्या होगा, इस हिस्से में, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते जाइएगा ध्यान से, इस हिस्से में सर डिफ्यूज हो करके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज होकर के यहां तो न्यूट्रल हो जाएगा मामला, यहां क्या हो जाएगा अंदर वाले हिस्से में न्यूट्रल, और सर इसकी ये वाली दीवार हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, किसके कारण? उधर से आने वाले नेगेटिव चार्ज के कारण। अब ये नेगेटिव जबकि यहां भी पॉजिटिव देख रहे हैं, ये उधर मूव नहीं कर जाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव उधर खिसक के यहां गए हैं और बीच में जो एक फिक्सस बैटरी बनाई है इन्होंने, ये कहेंगे हम तुम्हारे ही कारण तो इधर खिसके थे और तुम हमारे कारण इधर खिसके थे, अब तुम उधर कहां चले जा रहे हो, बस यही रहो हमारे इन्फ्लुएंस में। तो इन दोनों के बीच में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा और एक पोल नेगेटिव पोल और एक पोल पॉजिटिव पोल बन जाने के कारण यहां पर एक फिक्सस बैटरी तैयार हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका ये टर्मिनल कैसा? नेगेटिव, और ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। फिक्सस बैटरी का मतलब अपने आप में कोई बैटरी नहीं लगाई आपने, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट अगर नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ दूरी के अंदर बनना, तो E इंटू डी के हिसाब से वहां पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वही पोटेंशियल को हम यहां पर पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि सर ये जो वोल्टेज क्रिएट हुआ है ना, अब यही वोल्टेज, ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है, अब यही पॉजिटिव नेगेटिव आगे फर्दर मूवमेंट को रोक रहे हैं, इसलिए कहलाता है क्या? पोटेंशियल बैरियर। बहुत काम की बात बता रहा हूं, बस पूरे चैप्टर में सही मायनों में यही टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा समझना है, और वो भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ ऐसा तो है नहीं मैथ्स वैसा लगानी है इसमें। बस खाली क्या बताया कि इधर से होल उधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर मूव करना स्टार्ट करेंगे, जहां जंक्शन पर, जंक्शन मतलब किनारा, किनारे पर जहां उनका मिलाप होगा वहां वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट करेंगे, डिफ्यूज होते जाएंगे, और डिफ्यूज होते होते वो एक लेयर क्रिएट कर लेंगे। उस लेयर का एक किनारा नेगेटिव हो जाएगा, एक किनारा पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पर एक फिक्सस बैटरी तैयार हो जाएगी। उस फिक्सस बैटरी के पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। वो पोटेंशियल बैरियर जितना भी होगा, मान लो 1.1 वोल्ट तक का है, जितना भी है, मान लो 0.7 वोल्ट तक का पोटेंशियल बैरियर उसने क्रिएट कर दिया। अब उस बैरियर को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी या बहुत कम करेगी। बोलो पहले बात समझ में आएगी नहीं? इसको कहा जाएगा डिप्लीशन लेयर। बार बार कह रहा हूं, बीच में जो बनी है इसको क्या कहा जाएगा? डिप्लीशन लेयर। यही कहानी हमें खाली लिखनी भी है बस, और मैं समझाऊंगा, आप भी इसको पूरा लिखवाऊंगा कायदे से, परेशान मत होइएगा आप, ठीक है ना? पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पीएन जंक्शन डायोड के फॉर्मेशन के बाद बस, मतलब पूरा चैप्टर अभी समझ लो एक बार, फिर खाली लिखवाने की कहानी रह जाएगी। भैया ये पीएन जंक्शन डायोड अगर बन गया हमारा एक बार, तो यहां पर ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है, इसकी थिकनेस डिसाइड करेगी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना होगा। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल बैरियर उतना ही ज्यादा होगा। पोटेंशियल बैरियर जितना ज्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आने में मुश्किल आएगी हमें। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये जो फिक्सस बैटरी बनी है कितने की है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। सपोज कर लो कितने की है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर से अप्लाई नहीं किया तो सर इस डिवाइस में ना जाने वाली करंट इतनी कम होगी कि उससे कोई काम नहीं लिया जा सकेगा। 1.1 के बियॉन्ड आप करंट देना शुरू करेंगे तो करंट क्या करेगी? मतलब उसके बाद ये इसमें करंट फ्लो करना, मतलब वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे 1.1 के बाद, उसके बाद इसमें वोल्टेज बढ़ना काम करना शुरू करेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई आप बैटरी लेके आए हैं, सेल जो होते हैं ना छोटे वाले, जो घड़ी के सेल जो है ना नॉर्मली, तो उन बैटरी का वोल्टेज कितना है? मान लीजिए 1.5 वोल्ट, वो सब इतने ही के होते हैं, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। तो अब वो 1.8 वोल्ट का जो सेल है वो डाउन होने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसका वोल्टेज पूरा जीरो हो जाता है, तब भी उसमें रहता है, लेकिन सर इतना वोल्टेज कम हो गया उसका अब कि अब वो डिवाइस को चलाने के काम का नहीं रह गया है। समझ में मेरी बात ना? बहुत अच्छे। तो फिर सर इस काम को लेने के लिए, इससे काम को, बार बार मैं कह रहा हूं, पहली बात तो फिक्सस बैटरी बनने के बाद इसमें मूवमेंट रुक जाता है। मूवमेंट रुकने से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही होती है। फिलहाल ये न्यूट्रल कंडीशन में है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे या रिवर्स बाइसिंग करेंगे, मीन्स फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है? ये तो हमने एक डिवाइस तैयार की है अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, किसी भी जगह पे जहां पे हमें इस्तेमाल करना है, इस डिवाइस को हम इस्तेमाल करने के लिए हमने लगा दिया है ले जा करके। अब बाहर से इसको वोल्टेज दिया जाएगा, बाहर से एक्सटर्नल बैटरी, ये होती है फिक्सस बैटरी। अब इसके बाद यहां पर बन जाएगी क्या? आपकी एक्सटर्नल बैटरी। इस एक्सटर्नल बैटरी को
कैसे बात लगाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर सर एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया तो इस बाइसिंग को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। बार बार कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। बाइसिंग को, इस बाइसिंग को क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड बाइसिंग। कारण याद कैसे रखेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ, नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ। मतलब अगर फेवर वाला मामला है, फेवरेबल मामला है तो सर फॉरवर्ड बाइसिंग, और अगर अपोजिट मामला है तो रिवर्स बाइसिंग। क्यों ऐसा होता है? सर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जब मैं ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर कनेक्ट करूंगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करूंगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स को, यही कह लीजिए जो होल्स मेजॉरिटी में थे उनको पुश करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। इधर से सर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये इधर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? इधर से ये इसको धक्का देगा, इधर से ये इसको धक्का देंगे। आपने लगाया 0.3 वोल्ट, फिक्सस बैटरी है सपोज कर लीजिए 1.1 वोल्ट की, आपने लगाया यहाँ पर 0.3 वोल्ट, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। इधर से कुछ ये होल धक्का दे, इनके धक्का देने से उधर जाने की कोशिश करेंगे, उधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करेंगे, और ये इधर से रोकते रहेंगे कि तुम कहाँ चले जा रहे हो, यहाँ तो पहले डिप्लेशन लेयर तैयार हो गई है। तो ये बोलेंगे भैया हमें पीछे से पुश मिल रहा है, क्या करें? तो ये पीछे का धक्का, ये शील्ड है एक तरीके की, पीछे से इधर धक्का मिला, उधर धक्का मिला। ये जो शील्ड है जिसकी चौड़ाई अभी इतनी थी, तो धक्का खा खा करके ये चौड़ाई क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ये फॉरवर्ड बाइसिंग को आप जितना बढ़ाते जाएंगे, पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज से मिलने वाले पुश के कारण और इधर नेगेटिव चार्ज के मिलने वाले पुश के कारण इसमें ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाएगी। समझ गए? अभी यहां पर क्या करेंगे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कम और कम और कम होती जाएगी। मींस रेजिस्टेंस कम और कम और कम और कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम फॉरवर्ड बाइसिंग में बाहर से लगाए गए पोटेंशियल को 1.1 वोल्ट कर देंगे। सर बीच में से डिप्लेशन लेयर पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही ना? वो डिप्लेशन लेयर के हट जाने से या डिप्लेशन लेयर के बहुत मिनिमम हो जाने से, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जितनी कम रेजिस्टेंस उतना ही कम। तो इस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस पर डिपेंड करता है। डिप्लेशन लेयर की थिकनेस रिड्यूस होती जाएगी, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, करंट बढ़ती जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट बढ़ती है। समझ में आ रही बात? फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट बढ़ती है, बढ़ने के साथ साथ अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ती है, मतलब मिली एम्पियर की रेंज की होती है। ठीक है ना? मिली एम्पियर की रेंज की होती है। अभी कोई डाउट है? सर इसका दूसरा प्रोसेस क्या होगा? इसका दूसरा प्रोसेस होगा रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? इसी सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम उल्टा करके लगा देंगे। सर पी के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, मतलब P के साथ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल और N के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। अगर मैंने ऐसा किया, मैं बार बार आपको अगर सब लिखवाऊंगा, घबराइए मत, लेकिन आपको समझना पहले है एक बार। तो सर ये नेगेटिव और ये, तो भैया ये रिवर्स बाइसिंग में ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। क्या कहेगा? यार काहे उधर जाने का लालच लिए हो, आओ हम तुम्हें दे रहे हैं अट्रैक्शन, आ जाओ आ जाओ। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और ये इधर जो होल बैठे हुए हैं इनको ये नेगेटिव टर्मिनल क्या कहेगा? काहे उधर जाने के लिए परेशान हो, आओ इधर आओ, हम तुम्हें दे रहे हैं अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन इनको इधर से मिलने लगेगा और उनको उधर से मिलने लगेगा। तो बताइए जो बीच में डिप्रेशन लेयर थी वो पुश होगी या पुल होगी? बढ़ेगी। सर ये इनको, ये जो बीच में इनका धक्का झेल रहे थे, बड़ी देर से परेशान थे, उनके आने का अपोज कर रहे थे, वो रिलैक्स महसूस करने लगेंगे। वो कहेंगे यार ये पीछे वाले कहाँ गए लोग जो हमें परेशान किए हुए थे? ये लोग धीरे धीरे उधर जाने लगेंगे, ये इधर जाने लगेंगे, ये जो बीच में है ये रिलैक्स होती जाएगी। मींस कुल मिला जुला कर डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ती जाएगी, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, करंट घटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उस सेमीकंडक्टर में करंट जाएगी ही नहीं, मतलब करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो बस दो बातें याद रखनी है, फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, जैसे वहां पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट में होता है कि जैसा एक्सल एक्सी के इक्वल हो जाता है तो रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, यानी इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाती है। समझ गए ना? वैसे ही यहाँ पर भी जब सर फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, जितना कम हो सकता है उतना कर लो। मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें समझो कुल मिला जुलाकर सर्किट को करंट मिलती है। आप जिस सर्किट में इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे उस सर्किट को करंट मिलेगी। रिवर्स बाइसिंग में सर हम रिवर्स बाइसिंग इतनी ज़्यादा कर देंगे, जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड बाइसिंग की अगर उतनी ज़्यादा रिवर्स बाइसिंग कर देंगे तो करंट ना के बराबर मिलेगी, मिलेगी ही नहीं, मतलब कुल मिला जुलाकर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी फंडे को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं? रेक्टिफायर्स बनाते हैं। उन रेक्टिफायर का काम यही होता है। रेक्टिफायर क्या करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं।
जब हम बीच में डायोड लगा देते हैं तो डायोड को अगर पर साइकिल अलग अलग साइकिल में एक साइकिल में फॉरवर्ड बायस रखें, एक साइकिल में रिवर्स बायस रखें, तो ऐसे में क्या होगा, एक बार करंट अलाउ करेगा, एक बार करंट अलाउ नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो नेगेटिव वाली साइकिल होंगी वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारो? जो दिवाली वाली झालर होती है उसमें यही इस्तेमाल किया जाता है, दिवाली वाली झालर में यही इस्तेमाल किया जाता है। हम दिवाली वाली झालर को लाके तो यही लगाते हैं ना स्विच, तो इसका ये बल्ब लगातार जल रहा, वो नहीं जलते लगातार, उनमें पहले एक जलेगा फिर दूसरा जलेगा फिर एक जलेगा फिर दूसरा जलेगा, अल्टरनेटिवली जलते हैं। तो अल्टरनेटिवली जलने का मतलब ही यही है कि जो मान लीजिए आपने दो लड़ियां भेज रखी हैं, जो दो लड़ी जा रही है, दो अलग अलग कलर के बल्ब की लड़ी जा रही है आपके, आपने देखा बीच में छोटी सी डिब्बी लगी रहती है शुरुआत में लड़ी के, वो जो डिब्बी लगी है उसी के अंदर सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं, डायोड्स लगे हुए हैं। वो जो डायोड्स हैं उनका काम यही है कि सर जब आप उसको एसी दे रहे हैं ना, तो उस एसी में ना साइकिल बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जब पॉजिटिव साइकिल बन रही है तो उस समय लाल कलर वाली लाइट का जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और ब्लू कलर वाली लाइट का जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाता है। तो रिवर्स बायसिंग की वजह से ब्लू कलर वाली लाइट को इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद, और रेड वाली को लाइट मिलती है उस समय, तो रेड वाले जल जाते हैं। फिर सर अगली हाफ आती है एसी की, जो नेक्स्ट हाफ होती है, उस नेक्स्ट हाफ में मैकेनिज्म बनाई जाती है, मैं समझाऊंगा कैसे करा जाता है वो काम भी, ठीक है ना। तो ऐसी मैकेनिज्म बनाई जाती है कि फिर नेक्स्ट हाफ में क्या हो जाता है सर, वो जो ब्लू कलर वाली है उसका डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और जो रेड वाली होती है उसका डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। तो जिसका डायोड रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है उसकी करंट मिनिमम हो जाता है, जीरो हो जाती है, उसमें करंट जाती ही नहीं। जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें करंट जाती है, अब वो जलता है। तो अल्टरनेटिव, अब एसी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अल्टरनेटिवली अपने आप 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव होती है। समझ में आ रही बात ना? तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव जलबुझ अपने आप होता रहता है। क्लियर है? हाँ, वो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर तरीके हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? पहले अब क्या करा जाएगा, पहले एसी की फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए भी उसमें डिवाइस लगाई जाएगी। अब अगर क्योंकि वो एक सेकंड में 50 बार जलना बंद करना, अगर वो भी बल्ब भी, वो रेड और ब्लू बल्ब भी अगर एक सेकंड में 50 बार जलेंगे और 50 बार बंद होंगे, तो फिर आपका परसिस्टेंस पावर, हमारी परसिस्टेंस पावर इतनी नहीं होती है कि हम एक सेकंड में 50 बार जलने वाले बल्ब को बुझता हुआ देख सकें। हम कहें कि वो 50 बार बंद भी हुआ है, अभी भी ये बल्ब 50 बार बंद हो रहा है, 50 बार जल रहा है। समझ ना? एक साइकिल में भाई, एक साइकिल में जीरो करंट होती ना, कई बार जब एसी आती है तो एसी में हर एक साइकिल में 2 बार तो करंट जीरो होनी है। क्लियर है ना? तो करंट जीरो होने के टाइम पर तो ये बुझता है ना, लेकिन वो इतना क्षणिक होता है कि उसको हम महसूस ही नहीं कर पाते। समझ वाली बात ना? लगातार जलती रहती है। पर वहाँ हमें अब, क्योंकि जो हमें झालर बनानी हमने बनाई इसलिए ताकि लोगों को महसूस हो सके कि देखो टिमटिमाहट कैसे हो रही है, तो फिर उसमें टाइम लैग रखने के लिए पहले से मैकेनिज्म तैयार की जाती है कि जो एसी आएगी उसकी फ्रिक्वेंसी को भी डिक्रीज कर देंगे, वो एक सेकंड में उतनी बार नहीं होगा। क्लियर है ना? फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे, फिर उसके बाद उसमें डायोड का कमाल दिखाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी। हाँ, कैमरा में इसीलिए आ जाती है क्योंकि बहुत भाई कैमरा का कैप्चरिंग पावर क्या होती है, तो वो तो अब उसमें फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। वो यही तो होता है कि हमने कहा सर फ्रेम्स की बात हो, हमारी जो वीडियोग्राफी हो रही है उसकी फ्रेम्स अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिए 60 फ्रेम पर सेकंड या 120 फ्रेम पर सेकंड, तो जितने ज़्यादा फ्रेम्स बना रहे हैं इसका मतलब है कि एक सेकंड में इतने सारे फ्रेम बनाया उसने, उतना ही ज़्यादा उसकी कैप्चरिंग पावर होगी। मतलब बहुत कम समय में भी वो मतलब छोटे छोटे चेंजेस को भी महसूस करेगा। समझ लो ना? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। आप सिंपल सा फंडा लीजिए, आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ध्यान सुनिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए इन्वर्टर ही है। इन्वर्टर आपका ऐसा है जिसमें कि नंबरिंग वगैरह कुछ चलती हैं। मान लीजिए कोई नंबरिंग, डिजिटल नंबरिंग चलती है, ठीक है ना। ऐसा होता है ना डिजिटल, यहाँ पर मान लीजिए मीटर बना हुआ है, उसमें नंबर चल रहे हैं। अब उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करिएगा, वीडियो भी नहीं बनानी है, खाली आप मोबाइल का कैमरा खोल के सामने रख दिए, वो आपको हिलता हुआ दिखेगा। और नॉर्मली देखोगे तो हिलेगा ही नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं लिखा ऑक्स लिखा है, ठीक है ना, आप समझ लीजिए ऑक्स लिखा है, ठीक है ना। सपोज लीजिए भाई आपने कहा ना USB ऑक्स ये सब करके उसमें क्या आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं डिजिटल पैनल पर। तो जो डिजिटल पैनल है उस पर आप कैमरा खोल के रख दीजिएगा तो आपको ये हिलता नजर आएगा। समझ में मेरी बात ना? क्योंकि ये किससे बन रहा है, ये किससे जल रही है अंदर, इसमें पीछे क्या जल रहा है, LED जल रही है ना, उन LEDs के जलने की वजह से जल रहा है। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आप ये कैमरे से देख सकते हैं, आंखों से आप जनरली ऐसा लगेगा बस लगातार ये ब्राइट है, ऑन है लगातार। समझ में आ रही बात ना? खैर चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो फॉरवर्ड, हाँ पूरा चैप्टर हो गया ये लगभग, इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही है इसमें। फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, रिवर्स बायसिंग हो गई। फिर जो डायोड को मैंने एज ए रेक्टिफायर बताया वो भी समझो हो गया एक तरीके से। उसका काम क्या ही है, AC को DC में कन्वर्ट करना। अब कहानी आपकी लिखने की बची है, जितना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी रेक्टिफायर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से पढ़ाऊंगा बिल्कुल।
प्रॉपरली, क्योंकि वो पेपर में आएगा ही आएगा निश्चित तौर पर, ये भी आएगा, इसमें कुछ भी ऐसा ही नहीं जो नहीं आएगा पेपर में, सब कुछ पेपर में आने लायक है। डोपिंग सर आ सकता है बिल्कुल, पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन बिल्कुल आ सकता है सर, है ना, रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी ही आएगी, ठीक है ना, रेक्टिफायर, तो इसलिए मतलब काम का है बहुत। अभी आपको ये सब कुछ नहीं बनाना है, फॉरवर्ड बायसिंग नहीं करनी है, बस आपने हेडिंग डाला था पीएन जंक्शन डायोड, उसमें लिखो आप लिखते जाइएगा तेजी से, ठीक है ना, ज़्यादा सवाल जवाब इसमें नहीं होंगे अब, ठीक है। लिखिए व्हेन ए पी टाइप क्रिस्टल इज प्लेस्ड, व्हेन, हाँ बेसिक क्या लिखवाया, बेसिक, बस हो गया तो खत्म, इसके आगे लिखिए अब ये फॉर्मेट। ये तो मैंने बस ऐसे बताया कि एक बेसिक जंक्शन डायोड होता है, बीएन जंक्शन डायोड सबसे बेसिक टाइप का जंक्शन डायोड होता है, ठीक है ना। अब इसके आगे लिखें, व्हेन ए पी टाइप क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद, व्हेन ए पी टाइप क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद एन टाइप क्रिस्टल्स, when a p-type crystal is placed in contact with n-type crystal so as to form one assembly, so as to form one assembly, मतलब दोनों को मिलाकर एक बना देने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना, so as to form one assembly, so as to form one assembly, then this assembly is called p-n junction और जंक्शन डायोड और क्रिस्टल डायोड, देन दिस असेंबली इज कॉल्ड, देन दिस असेंबली, यानी असेंबल करके लिख दिया हमने, रख दिया उनको, देन दिस असेंबली इज कॉल्ड पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड और क्रिस्टल डायोड, पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड और क्रिस्टल डायोड, हो गया, तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हो गया यहाँ तक बच्चों। नेक्स्ट लिखो, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब अलग अलग में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है ना चार्ज कैरियर्स की, बोलो इसमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो क्या लिखा, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द टू सेक्शंस, in the two sections the holes from p region, the holes from p region and electrons from n region, the holes from p region and electrons from n region, the holes from p region and electrons from n region diffuse with each other, diffuse with each other, diffuse with each other, diffuse with each other, and when an electron meets a hole, and when an electron meets a hole, then when an electron meets a hole, then the two cancel the effect of each other, then the two cancel the effect of each other, cancel the effect of each other, and a thin layer at the junction, and a thin layer at the junction, and a thin layer at the junction becomes devoid of charge carriers, becomes devoid, devoid की spelling D-E-V-O-I-D, becomes D-E-V-O-I-D, devoid, ठीक है ना, devoid, a thin layer at the junction becomes devoid of charge carriers, devoid of charge carriers. This layer is called depletion layer, this layer is called depletion layer,
devoid of charge carriers, devoid of charge carriers. Okay, this layer is called depletion layer, spelling DEPLETION, है ना, depletion layer. The thickness of depletion layer is of order of 10 की पावर -6 मीटर, मतलब माइक्रो लेवल की होती है. The thickness of depletion layer is of the order of 10 to the power -6 meter, is of the order of 10 to the power -6 meter. हो गया. अब लिखिए the potential difference developed across the junction diode, across the junction, the potential difference developed, the potential difference developed across the junction, the potential difference developed across the junction due to, the potential difference developed across the junction due to migration of majority charge carriers, due to migration of majority charge carriers. कौन माइग्रेट कर रहे हैं? अपने इलाके से माइग्रेट करके होल जा रहे हैं उधर, और होल किस में थे? यहाँ मेजॉरिटी में. तो मेजॉरिटी कैरियर्स माइग्रेट करते हैं. ये पोटेंशियल डिफरेंस माइनॉरिटी की क्या नहीं, ये मैंने बताया ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर से उधर चले गए और वो इधर से उधर आ गए. तो इस प्लेट की वजह से है, इस वाली प्लेट की वजह से बीच में जो ये डेवलप हुआ है. ठीक है ना. लिखिए क्या लिखा? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी charge carriers is called potential barrier, is called potential barrier, is called potential barrier. It opposes the further diffusion of charge carriers, it opposes the further diffusion of charge carriers, it opposes the further diffusion of charge carriers. Okay, next लिखो. The magnitude of potential barrier for germanium, जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा तो उसके लिए पोटेंशियल बैरियर कितना क्रिएट होगा? लिखवाता हूं. The magnitude of potential barrier for germanium is 0.3 volt. Magnitude of potential barrier for germanium is 0.3 volt, 0.3 volt, and for the silicon, it is 0.7 for the silicon. ये याद रखना भाई, एक नंबर में पूछे जाने की संभावना है. सिलिकॉन क्रिस्टल का पोटेंशियल बैरियर कितना? 0.7 वोल्ट. और जर्मेनियम क्रिस्टल का पोटेंशियल बैरियर कितना? 0.3 वोल्ट. इतना काफ़ी है इसमें. अगर क्या आया अब ये क्वेश्चन, अब ये किसके लिए लिखोगे आप? अगर आया व्हाट डू यू मीन बाय पीएन जंक्शन डायोड एंड हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करिए, तो ये जवाब होगा आपका. लेकिन इसके चांस कम है, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग के चांस ज़्यादा है. लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड. हाँ बच्चे डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बनाना है. फॉरवर्ड, हाँ बच्चे सिलिकॉन का बात नहीं समझ. बेस मटेरियल अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल का रखेंगे, डोपिंग कोई भी रखिए, बात नहीं समझे. क्योंकि क्या हुआ, अगर मान लो मैंने कहा 1 लाख मैंने आर्सेनिक मिला दिए, तो नेगेटिव 1 लाख इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए एक्स्ट्रा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में आ गए. अगर मैंने 1 लाख इंडियम मिला दिया किसी में, तो 1 लाख होल्स क्रिएट हो गए, बस वो पॉजिटिव हैं, उन्हीं के जैसे वो भी है. मतलब नहीं समझे, करस्पॉन्डिंग है बिल्कुल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. डोपिंग से सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन बेस क्रिस्टल कौन है? अगर बेस क्रिस्टल का मतलब यानी कि जो प्योर फॉर्म में लिया गया है, जैसे नहीं एलॉय बनाते समय बेस मटेरियल कौन है? हमने कहा आयरन बेस मटेरियल है. स्टील बनाते समय बेस मटेरियल कौन है? आयरन. समझ मेरी बात ना, ज्यादा अमाउंट में कौन चीज रहेगी वो. तो अभी भी इसमें ये बहुत कम अमाउंट में रहता है, 1 × 10⁶, 1:10 डोपिंग जो की जाती है ना, 1:10⁶, मतलब लगभग 1 मिलियन में 1 मिलियन सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक आइटम मिलाया जाता है. डोपिंग इस तरह से की जाती है, समझ गए ना, तो बहुत कम होती है. क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे. फॉरवर्ड बायसिंग लिखो जल्दी से, ठीक है ना, फिर अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना. फॉरवर्ड बायसिंग, हाँ बच्चे
BIA, बायस वाला है, बायस वाला, ठीक है ना, BIAS ING, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड लिखिए। व्हेन एन एक्सटर्नल DC सोर्स, व्हेन एन एक्सटर्नल DC सोर्स is connected to junction diode, when an external DC source is connected to junction diode, है ना, when an external DC source is connected to junction diode with P section connected to positive pole, with P section connected to positive pole and N section to the negative pole, and N section to the negative pole, P section connected to the positive pole and N section to the negative pole, then the junction diode is called forward biased, then the junction diode is called forward biased, ठीक है, then the junction diode is called forward biased। समझ गए? ये जो फॉरवर्ड बायस्ड हुआ है, इसको, इसकी एक्शन वैक्शन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कहानी जो भी है इसके बाद की, मतलब कुल मिला के समझा तो मैंने वैसे सब कुछ दिया है। अगली क्लास में इसकी फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, और भाई कोशिश करिएगा कल टाइम से आएंगे तो फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा कल ही, ठीक है ना, इतना समय है नहीं इसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर तक पूरी उम्मीद है कि ये कल ही पूरा हो जाए। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अब यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।